दोस्तों आज की घटना कैसे सोशल मीडिया पर रिश्ते बनते हैं और कई बार वो कितना खतरनाक मोड़ ले सकते हैं, इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो दोस्तों मैं हूं इम्मू और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी विद इम्मू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों 25 अगस्त 2022 को मुंबई के अंधेरी में रहने वाली 15 साल की वंशिका राठौड़ अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। लेकिन जब वंशिका शाम होने तक भी घर वापस नहीं लौटती तो उसके घर वाले घबरा गए। इसके बाद घबराए माता पिता ने वंशिका की आसपास के इलाकों में बहुत खोजबीन की, लेकिन फिर भी उसका कुछ पता नहीं चला और आखिरकार थक हार कर उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर लड़की के लापता होने की कंप्लेन दर्ज कराई और उनकी दर्ज कंप्लेन के आधार पर अंधेरी पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया। अपहरण का केस इसलिए दर्ज किया गया था क्योंकि लापता लड़की नाबालिग थी और फिर 26 अगस्त को यानी एक दिन बाद नया गांव के लोगों की नज़र रेलवे स्टेशन के करीब झाड़ियों में एक सूटकेस पर पड़ती है। वो सूटकेस जिस तरह से उस जगह पर पड़ा हुआ था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इसमें कुछ तो गलत है और जब उन्होंने थोड़ा पास जाकर देखा तो उन्हें सूटकेस से बदबू आने लगी। इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने तुरंत नया गांव रेलवे पुलिस को सूचना दी क्योंकि यह मामला हत्या का था। इसलिए नया गांव रेलवे पुलिस ने तुरंत फ़ोन करके अंधेरी पुलिस को इसकी सूचना दे दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूटकेस के अंदर से एक लाश और लाश के साथ एक स्कूल ड्रेस और एक कंबल अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही पुलिस ने उस स्कूल ड्रेस की जांच करके स्कूल के बारे में भी पता लगा लिया। इसके बाद जिस लड़की के घर वालों ने 25 तारीख को अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, पुलिस ने उनको फ़ोन करके थाने आने को कहा और इसके बाद पुलिस ने कहा कि हमें एक लड़की की लाश मिली है, इसलिए आप यहां आकर इस लाश की पहचान कर लीजिए कि कहीं यह आपकी बेटी की लाश तो नहीं है। इसके बाद वंशिका के घर वाले दिल को मजबूत करके पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। वहां से उन्हें पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया। उन्होंने देखते ही पहचान लिया था कि यह उनकी 15 साल की बेटी वंशिका की ही लाश है, जो एक दिन पहले स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। वंशिका के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने उनको तसल्ली दी और उनसे कहा कि आपकी बेटी को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम उसके कातिलों को बहुत जल्द पकड़ लेंगे। इसके बाद पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या आपको किसी पर शक है जिसने आपकी बेटी की हत्या की हो, या आपकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। जैसे ही पुलिस ने उनसे यह सवाल पूछा तो घर वालों ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ, हमें एक लड़के पर शक है क्योंकि वह लड़का हमारी बेटी को परेशान करता था और हमें शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है उसी ने वंशिका की हत्या की होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने उस लड़के को बहुत डांटा फटकारा था और उससे चेतावनी भी दी थी कि अगर कभी उसने हमारी बेटी से दोबारा मिलने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हो सकता है उस लड़के ने ही वंशिका की हत्या की होगी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उस लड़के का नाम संतोष मकवाना है। साथ ही लड़की के घर वालों ने पुलिस को संतोष का मोबाइल नंबर भी दे दिया और उसके घर का एड्रेस भी बता दिया था। इसके बाद पुलिस ने संतोष मकवाना के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की। साथ ही पुलिस की एक टीम संतोष मकवाना के घर पहुंची, लेकिन संतोष वहां पर नहीं था और जो नंबर वंशिका के घर वालों ने पुलिस को बताया था वह नंबर भी बंद आ रहा था। यह तो जाहिर सी बात है, जो सस्पेक्ट है वह बचने के लिए अपना मोबाइल स्विच ऑफ ही रखेगा। पुलिस के लिए यह एक बड़ा झटका था क्योंकि पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि जब उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है तो ऐसे में संतोष को कैसे पकड़ा जाए और कैसे उस तक पहुंचा जाए। यानी अब मुंबई पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके बाद पुलिस ने उस मोबाइल नंबर को ट्रैक पर लगा दिया ताकि अगर वह मोबाइल किसी समय किसी भी जगह पर ऑन होता है तो उसके बारे में पुलिस को तुरंत जानकारी मिल जाएगी।
और फिर पुलिस के इस प्रयास का परिणाम बहुत जल्दी सामने आ गया। 27 अगस्त को पुलिस ने देखा कि संतोष का मोबाइल सिर्फ 10 सेकंड के लिए ऑन हुआ था। जैसे ही पुलिस को पता चला कि मोबाइल ऑन हुआ है तो पुलिस ने तुरंत यह पता लगाया कि यह मोबाइल फ़ोन किस जगह ऑन हुआ था। लेकिन जब पुलिस ने सर्विस प्रोवाइडर से और दूसरे रिसोर्सेज से पता किया कि यह फ़ोन नंबर कहां पर ऑन हुआ है तो उन्होंने बताया कि यह फ़ोन मुंबई में नहीं बल्कि गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में है। इसके बाद यह पता लगाया गया कि अहमदाबाद में किस जगह है और उसके टावर की लोकेशन क्या है। पुलिस को पता चला कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का जो टावर है उस टावर से यह मोबाइल फ़ोन मात्र 10 सेकंड के लिए कनेक्ट हुआ था और फिर बंद हो गया था। लेकिन जब यह फ़ोन ऑन हुआ था तो वह सुबह 5:02 का समय था। अब पुलिस को लगने लगा था कि हो सकता है संतोष और विशाल यह दोनों किसी ट्रेन में बैठकर मुंबई से अहमदाबाद पहुँचे हो और अहमदाबाद में ही उतरकर कहीं छिपने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद नयागांव पुलिस ने अहमदाबाद पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद अहमदाबाद पुलिस ने रेलवे स्टेशन और उसके आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे यानी होटल, लॉज और रास्तों पर पुलिस ने उन सभी को चेक करना शुरू किया। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी पुलिस को गुजरात में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के आसपास किसी भी सीसीटीवी में वो दोनों लड़के नज़र नहीं आए। ना तो वो ट्रेन से उतरे हुए दिखे, न कहीं बाहर जाते हुए दिखाई दिए थे और ना ही किसी लॉज में, ना रेस्टोरेंट या होटल में, यानी कहीं पर भी किसी सीसीटीवी फुटेज में वो लड़के पुलिस को नज़र नहीं आए थे। अब पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था, क्योंकि पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अगर यह लोग गुजरात गए थे तो फिर गुजरात में कहाँ गायब हो गए थे। खैर, पुलिस भी पूरी मेहनत और ईमानदारी से जांच कर रही थी। जांच करते हुए पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि उस समय वसई से एक ट्रेन अहमदाबाद से होते हुए राजस्थान की ओर जाती है। वह ट्रेन बेंगलोर, कर्नाटक से चलती है। इसलिए हो सकता है वो दोनों लड़के उसी ट्रेन में सवार होकर गुजरात से होते हुए राजस्थान की ओर निकल गए हो, क्योंकि सुबह जब संतोष का मोबाइल फ़ोन 10 सेकंड के लिए स्विच ऑन हुआ था वह समय उस ट्रेन के अहमदाबाद में रुकने का समय था। और अब पुलिस समझ गई थी कि वह दोनों लड़के प्लेटफार्म पर नहीं थे, बल्कि वह दोनों ट्रेन में ही बैठे थे जो बेंगलुरु से वसई होते हुए राजस्थान की ओर जा रही थी। जब यह ट्रेन कुछ देर के लिए अहमदाबाद में रुकी थी तो इत्तेफाक से उसी समय संतोष का मोबाइल फ़ोन 10 सेकंड के लिए ऑन हो गया था। इसके बाद पुलिस ने वसई से लेकर गुजरात से राजस्थान की ओर जहां तक वह ट्रेन जाती है उस पूरे रूट की चेकिंग करनी शुरू की। पुलिस ने जब वसई रेलवे स्टेशन के कैमरों को खंगाला तो उन्हें वहां से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने देखा कि वह दोनों लड़के वंशिता की हत्या वाले दिन ट्रेन में चढ़ते हुए सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रहे हैं। संतोष और विशाल इंजन के बाद वाले डिब्बे में चढ़े थे और अब पुलिस को इस जांच में महत्वपूर्ण सुराग मिल चुका था, जिसमें पुलिस को यह पता चल गया था कि वह दोनों कौन सी ट्रेन में और किस डिब्बे में सवार हुए थे। नयागांव पुलिस ने यह सारी जानकारी अहमदाबाद और उसके आगे जितने भी रेलवे स्टेशन थे उन सभी रेलवे स्टेशनों की पुलिस को दे दी और उनसे कहा कि आप लोग सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए, हो सकता है उनमें से कोई लड़का आपको नज़र आ जाए। उस इलाके में जितने भी रेलवे स्टेशन थे पुलिस वहां के सीसीटीवी कैमरों को चेक करती रही, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मुंबई पुलिस ने सोचा कि आखिर यह दोनों लड़के अहमदाबाद गुजरात से राजस्थान की तरफ क्यों गए हैं, यह किसी और दिशा में क्यों नहीं गए। जब पुलिस ने इस एंगल से जांच की तो पुलिस को पता चला कि संतोष मकवाना यानी जिस पर हत्या का आरोप है उसकी दादी अहमदाबाद से 146 किलोमीटर दूर पालनपुर में रहती है। पुलिस को जब यह जानकारी मिली तो पुलिस को यकीन हो गया था कि हो ना हो वह दोनों
पालनपुर रेलवे स्टेशन पर ही उतरे होंगे। इसके बाद पुलिस ने पालनपुर रेलवे स्टेशन से संपर्क किया। मुंबई पुलिस ने उनसे कहा कि आप एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए, अगर वह दोनों लड़के आप नज़र आ जाए तो इसकी जानकारी हमें दे। इसके बाद पालनपुर रेलवे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है, लेकिन वहां के किसी भी सीसीटीवी में यह दोनों लड़के ट्रेन से नीचे उतरते हुए दिखाई नहीं दिए। लेकिन ये भी हो सकता था कि शायद सीसीटीवी कैमरे का एंगल कुछ ऐसा रहा हो, वो लड़के कैमरे में कैप्चर ना हुए हो, या फिर वो दोनों ट्रेन से उतरकर किसी और रास्ते से निकल गए हो और पुलिस को पता भी न चला हो। इसके बाद मुंबई की एक टीम पालनपुर पहुंची और उन्होंने संतोष की दादी के घर पर छापा मारा, लेकिन संतोष वहां भी नहीं मिला। इसके बाद दादी से और घर के अन्य लोगों से भी पूछताछ की गई, लेकिन दादी ने साफ इनकार कर दिया। बल्कि दादी उल्टा पुलिस वालों से ही पूछने लगी कि क्या बात हो गई है, हमें तो कुछ भी पता नहीं है और ना ही संतोष यहाँ आया है। लेकिन पुलिस को संतोष की दादी की बातचीत करने के तरीके से शक होने लगा था कि शायद यह बुजुर्ग महिला अपने पोते को बचाने के लिए और उसके जुर्म पर पर्दा डालने के लिए झूठ बोल रही है। लेकिन जब तक संतोष अरेस्ट नहीं हो जाता तब तक पुलिस उस बुजुर्ग महिला के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती दिखा सकती थी, क्योंकि यह भी तो हो सकता है कि दादी सच बोल रही हो। खैर, कई दिन बाद जब पुलिस को लगा कि अब मामला थोड़ा ठंडा पड़ चुका है, तो पुलिस ने एक बार फिर से उसकी दादी के घर पर छापा मारा। लेकिन इस बार भी पुलिस को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि वहां पर ना तो उन्हें संतोष मिला और ना ही उसका कोई दोस्त विशाल। इधर उसकी दादी ने फिर से वही जवाब दिया कि उसे नहीं पता है संतोष कहाँ है, आप लोग पता नहीं क्यों यहाँ आकर हमें परेशान कर रहे हो। इसके बाद मुंबई पुलिस निराश होकर पालनपुर से वापस लौटने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी पुलिस के पास एक गुमनाम नंबर से फ़ोन कॉल आया और उस फ़ोन करने वाले आदमी ने यह बताया कि लगभग 20 से 22 साल के दो लड़के उन्होंने पालनपुर में उसी महिला के घर में देखे हैं, जिस महिला के घर पुलिस टीम 2 बार छापेमारी करके नाकाम लौट चुकी है। पुलिस ने उस आदमी से पूछा कि आप कौन हो। शुरू में तो वह पुलिस को अपने बारे में कुछ भी बताने से इनकार करता है, लेकिन जब पुलिस ने उसे विश्वास में लिया तो उसने अपनी पहचान बता दी। दरअसल उस व्यक्ति का संतोष की दादी से ज़मीन को लेकर कुछ झगड़ा चल रहा था। यानी एक तरह से देखा जाए तो पुलिस को जिस व्यक्ति ने फ़ोन किया था वह व्यक्ति संतोष की दादी का दुश्मन था और अब उसको लगा कि बदला लेने का यह सही मौका है। उसने यह सोचकर पुलिस को फ़ोन करके सूचना दे दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने एक बार फिर से संतोष की दादी के घर पालनपुर में छापा मारा। इस बार संतोष और विशाल दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए और इस तरह संतोष और विशाल को पुलिस ने पालनपुर से अरेस्ट कर लिया। और उन दोनों को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को 34 दिन तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ा था। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों को मुंबई लाकर उनसे सख्ती से पूछताछ की तो वह दोनों जल्दी ही टूट गए। संतोष ने वंशिता की हत्या का जुर्म कबूल करते हुए बताया कि इस कहानी की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई थी। ऐसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 15 साल की वंशिता की मुलाकात संतोष से हुई, क्योंकि वंशिता और संतोष दोनों ही मुंबई के रहने वाले थे। वंशिता की सोशल मीडिया पर हर दिन संतोष से बातें होती थी। इस बातचीत और चैटिंग करते करते वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे वंशिता संतोष मकवाना से प्यार करने लगती है। इसके बाद वो एक दूसरे से मिलने लगे थे। संतोष के दोस्त विशाल का घर जुहू में था और उसी घर में संतोष अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड वंशिता राठौड़ के साथ जाया करता था और दोनों वहां पर एक साथ समय बिताते थे। फिर दोनों अपने अपने घर वापस चले जाते थे और यह सिलसिला पिछले कई महीनों से चलता रहा।
इसी बीच एक दिन वंशिता के घर वालों ने संतोष और वंशिता को एक साथ कहीं जाते हुए देख लिया, जिसकी वजह से वंशिता के परिवार वाले आग बबूला हो गए। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी को संतोष ने अपने जाल में फंसा लिया है और बहला फुसला कर उसे अपने साथ लेकर घूम रहा है। तो इस बात पर लड़की के घर वाले बहुत गुस्सा हो गए, जिसके चलते उन्होंने संतोष की अच्छी तरह से पिटाई कर दी और उसकी बहुत बेइज्जती की। और वह भी उसकी गर्लफ्रेंड वंशिता के सामने। उस दिन संतोष खून का घूंट पीकर रह गया था, लेकिन उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह इस अपमान का बदला जरूर लेगा। इधर वंशिता ने भी अब उससे पूरी तरह से दूरी बना ली थी। ना तो अब वह उससे मिलने आती थी और ना ही उससे फ़ोन पर बात करती थी, जिसकी वजह से संतोष और भी ज़्यादा परेशान हो गया था। इसके बाद संतोष अपनी गर्लफ्रेंड वंशिता से आखिरी बार मिलने को कहता है कि प्लीज़ मुझसे आखिरी बार मिल लो। संतोष ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारे घर वालों ने तुम पर पाबंदी लगा दी है, मेरे साथ भी तो उन्होंने मारपीट की थी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि हमारी प्रॉपरली ब्रेकअप हो। वंशिता मिलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब संतोष बहुत ज़्यादा दबाव बनाने लगा तो वंशिता मान गई कि ठीक है, मैं आखिरी बार तुमसे मिलने के लिए आती हूँ, लेकिन यह आखिरी बार होगा क्योंकि मैं अपने परिवार वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। उधर वंशिता के घर वाले अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वंशिता स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। इधर संतोष उसे अपने दोस्त विशाल के जू वाले घर पर लेकर आ जाता है, जहां वह पहले मिला करते थे। इसके बाद संतोष वंशिता को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वंशिता हर बार एक ही जवाब देती है कि वह अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। इधर संतोष भी वंशिता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। उसके मन में बदले की आग तो पहले ही भड़क रही थी, फिर भी वह चाहता था कि हमारी रिलेशनशिप पहले की तरह ही चलता रहे। लेकिन वंशिता संतोष की पिटाई के बाद बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और वह तय कर चुकी थी कि अब वह संतोष के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। बस इसी बात को लेकर वंशिता और संतोष के बीच झगड़ा बढ़ जाता है और संतोष पहले से ही यह सोचकर आया था कि अगर वंशिता मिलने से इनकार किया तो वह उसे जान से मार डालेगा। इसलिए वह चाकू भी अपने साथ लेकर आया था। इसके बाद उसने अपनी जेब से चाकू निकालकर वंशिता पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया और जब वह वंशिता पर हमला कर रहा था तब उसका दोस्त विशाल भी पास वाले कमरे में मौजूद था। जैसे ही विशाल ने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी तो वह भी कमरे से बाहर आ गया। इसके बाद विशाल ने वंशिता को पकड़ा और संतोष ने ताबड़तोड़ चाकू से वार करके वंशिता की हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने वंशिता की ड्रेस चेंज की ताकि वंशिता के कपड़ों से उसकी शिनाख्त न हो पाए। इसलिए उन्होंने वंशिता को विशाल के कपड़े पहना दिए, क्योंकि विशाल के घर में हत्या हुई थी तो उसी के कपड़े पहना दिए। इसके बाद उन्होंने एक बड़े से सूटकेस में उसकी लाश भर दी। लेकिन इसे उनकी बेवकूफ़ी ही कह लीजिए कि जिस पहचान को छिपाने के लिए उन्होंने लड़की के कपड़े बदले थे वह सारे कपड़े उन्होंने उसी सूटकेस में डाल दिए जिस सूटकेस में उन्होंने वंशिता की लाश रखी थी। और फिर उस सूटकेस को उन्होंने अच्छी तरह से पैक किया। इसके बाद वह दोनों उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल गए। पहले अंधेरी स्टेशन पहुँचे और अंधेरी से विरार की ओर जाने वाली लोकल ट्रेन में सवार हो गए। इसके बाद वह दोनों मुंबई में विरार के रास्ते पर नया गांव स्टेशन में उतर गए। नया गांव में उतरने के बाद वह दोनों वहां से थोड़ा और आगे परेरा नगर में पहुंच गए। वहां पर उनको घने जंगल दिखाई दिए, क्योंकि वह जगह आबादी से थोड़ी दूर पर थी। इसलिए
उसी जंगल में उन्होंने उस सूटकेस को फेंक दिया जिसमें वंशिता की लाश थी। सूटकेस फेंकने के बाद संतोष और विशाल दोनों फिर से वापस रेलवे स्टेशन पर आए और ट्रेन में बैठकर वहां से पालनपुर के लिए निकल गए। विशाल और संतोष के इस पूरे बयान के आधार पर उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन यह केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और दोनों आरोपियों को कोर्ट द्वारा कड़ी से कड़ी सज़ा जरूर देनी चाहिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।